हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम। आपका प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस आर्ट में। दोस्तों, आज की सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। उसी का जो है पार्ट 4 लेके आए हैं, यानी कि ये चौथा वीडियो है। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी उन तीनों वीडियो को नहीं देखे, आप लोग जाइए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 3 वीडियो का लिंक मिलेगा। आप लोग तीनों वीडियो को देख लीजिए, या फिर आप लोग चैनल का प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, उनको देखने से आपको क्या होगा, ये चैप्टर जो है बहुत ही पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। समझ में तो आ जाएगा, लेकिन पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा अगर आप इन तीनों वीडियो को पहले देख लेते हैं तो। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने जो है पार्ट 1 में बहुत ही इंपॉर्टेंट मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा। फिर पार्ट 2 में जो है हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने अशोक का धम्म के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर पार्ट 3 में हम लोगों ने जो है दैविक राजा के बारे में, यानी कि जो राजा का छवि है वो कैसा था, कैसे कैसे वो शासन करते थे। ठीक है, लोग जो है, प्रजा जो है उससे आके नाराज क्यों था, पार्ट 3 में हम लोगों ने देखा। और आज का जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग सिक्का के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोगों ने पार्ट 3 में सरदार के बारे में, जनता के बीच राजा के छवि के बारे में, लोग आके मतलब कि राजा से दुख क्यों होते थे इसके बारे में, फिर ग्रामीण समाज में क्या क्या विभिन्नताएं थी, ठीक है, इनके बारे में जो है हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके इसको समझा था, समझने का प्रयास किया था। आज का जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हम लोग नए नगर के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे उपमहाद्वीप से जो बाहर का व्यवसाय हुआ करता था उसके बारे में। फिर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिक्का के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सिक्का जो है आपको 5 नंबर का पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और अभिलेख के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ये चैप्टर जो है आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आप लोग सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरी कहानी जो है याद हो जाएगी। और जो जो आपको लगे इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको नोट जरूर कीजिएगा, हो सके तो पूरा नोट कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका फ्यूचर के लिए जो है, फ्यूचर के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो पार्ट 4 में आपका पहला पॉइंट है नए नगर, यानी कि न्यू सिटी। तो नए नगर से तो आपको यही समझ में आ गया होगा कि सभी जो भी नया नगर जो बनता है उसके पीछे कुछ ना कुछ इतिहास होता है। अब ऐसा नहीं कि आज जो आप दिल्ली सिटी देख रहे हैं, पटना सिटी देख रहे हैं, लखनऊ देख रहे हैं, चाहे जयपुर जो भी देख रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं कि अचानक से बस गया, ऐसा नहीं है। इसके पीछे कहीं ना कहीं इतिहास होता है पूरा। ठीक है, वो इतिहास क्या होता है उसी चीज को हम लोग समझेंगे। देखिए, नए नगर, प्रत्येक नगर का जो है एक अपना इतिहास है, यानी कि जो भी नगर बसता है उसका एक अपना इतिहास है। ऐसा नहीं कि वो अचानक से उग गया, अचानक से जो है डेवलप कर गया, अचानक से विकास कर गया, ये बात नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहला है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का जो विकास है वो पाटलिगरम नामक गांव से हुआ था, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि पाटलिपुत्र का जो पहले नाम था वो क्या था, पाटलीग्राम, जो कि एक गांव था। तो पाटलिपुत्र का जो विकास है वो पाटलीग्राम नामक गांव से हुआ था। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी बनता है यहाँ पर कि पाटलिपुत्र का जो विकास है वो कहां से शुरू हुआ था, पाटलीग्राम गांव से। ठीक है, फिर मगध शासक जो है, मगध के बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था। तो मगध जो शासक था वो अपना राजधानी पहले कहां रखा था, राजगाह। ठीक है, राजगाह, यानी कि यहाँ पर राजाओं का मतलब कि घर वगैरह हुआ करता था, राजगाह। तो वो जो है राजगाह से हटा करके बना दिया पाटलिपुत्र को, यानी कि पाटलीग्राम में ले आया और इसका नाम भी बदल दिया। तो पहले तो मगध जो साम्राज्य था, यानी कि जो मगध जो महाजनपद था, ठीक है, तो वो पहले क्या किया कि जो अपना राजधानी है राजगाह, जो पहले राजधानी था उसका, उसको हटा दिया, वहां से लेकर के तब्दील करके, यानी कि बदल करके आ गया वो कहां पर, वो आ गया पाटलीग्राम पर। और पाटलीग्राम का नाम बदल दिया और इसका नाम बदल के रख दिया पाटलिपुत्र। ठीक है, फिर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र, यानी कि एशिया के सबसे बड़े नगर की सूची में आने लगा। ठीक है, और जो मौर्य साम्राज्य था आपका, मौर्य जो वंश था, हम लोगों ने पार्ट 2 में पढ़ा था। तो जो मौर्य वंश था आपका, फिर उसकी राजधानी जो है बदल करके, यानी कि राजधानी जो है कहां पर बनाया गया, पाटलिपुत्र बनाया गया। और उस वक्त जो है पाटलिपुत्र एशिया का सबसे बड़ा नगर का सूची में आने लगा था, यानी कि सबसे बड़ा नगर जो है एशिया का कौन था, पाटलिपुत्र था। तो समझ रहे, इसका इतिहास शुरू हुआ था पाटलीग्राम नामक गांव से, लेकिन आ गया पाटलिपुत्र, जो कि एशिया का नंबर 1 शहर बन गया। ठीक है, सभी नगर जो है संचार मार्गों के किनारे बसे थे। और जो भी नगर उस समय हुआ करता था वो कहां होता था, संचार मार्गों के किनारे। ठीक है, और उज्जैनी नगर जो है भूतल मार्गों के किनारे थे। तो ध्यान रखिएगा, जो भी सभी नगर हुआ करता था वो सभी कहां पर हुआ था, मार्गों के किनारे, यानी कि संचार जो मार्ग होता था वहां पर बसा हुआ होता था। और जो उज्जैनी नगर हुआ करते थे वो भूतल मार्गों के किनारे बसे हुए थे, यानी कि किनारे थे। ठीक है, अब देखते हैं नगर की जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन ऑफ सिटी, और शिल्पकार। एक शिल्पकार के बारे में और एक नगर की जनसंख्या के बारे में, इन दोनों टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है आपका, अधिकांश जगहों पर जहां उत्कृष्ट श्रेणी की मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली है जिन पर चमकदार कली चढ़ी है, इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पूछा जाए उत्तरी कृष्ण मार्जित किसे कहते हैं, तो जहां पर उत्कृष्ट श्रेणी की मिट्टी, क्या उत्कृष्ट श्रेणी की मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली है
जिन पर जो है चमकदार कली चढ़ी हुई है, यानी कि चमकदार परत चढ़ा हुआ है उस पर जो कि चमकता है, तो उसी को बोला जाता है कृष्ण मार्जित पात्र, कृष्ण मार्जित पात्र। ठीक है, अभिलेख से अनुमान लगाया जाता है कि इन सब वस्तुओं का जो उपयोग है वो अमीर लोग करते थे। मतलब चीजें आपको समझ में आ गई, यानी कि नगर की जनता के बारे में हम लोग, शिल्पकार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभिलेख के अनुमान से हम लोग पता लगा सकते हैं। अभिलेख का मतलब मैंने आपको कई बार बताया है, एक प्रकार का रिकॉर्ड, यानी कि पहले के जमाने में कोई धातु में हो गया, कोई पेड़ में हो गया, कोई जमीन में हो गया, कुछ लिखा हुआ करता था उस समय, तो उसी चीज को जो है पढ़ करके, उसी चीज के साथ दिमाग लगा करके जो है इतिहासकार क्या करता है उसको पता लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अधिकांश जगह में कुछ जो है चमकदार कली चढ़ा हुआ था, प्लेट पर, थालिया पर मिट्टी का कटोरा हुआ करता था, तो उसको बोला जाता है कृष्ण मार्जित पात्र। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है, अभिलेख के अनुसार अनुमान लगाया जाता है कि इन सभी वस्तुओं का जो उपयोग है वो ज्यादातर अमीर लोग करते थे। ठीक है, अमीर, गरीब लोग तो हमेशा अत्याचारी वाले लोगों के साथ हमेशा ये कौन करता था, अमीर लोग करता था। ठीक है, कई नगरों में छोटे छोटे अभिलेख भी प्राप्त हुए, इनमें दाता के नाम के उसका व्यवसाय, दाता के नाम के साथ उसका व्यवसाय का भी उल्लेख मिला है। और कई नगरों में जो है छोटे छोटे अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, इनमें दाता के नाम के साथ उसका व्यवसाय का उल्लेख भी मिला है। नगरों की जनसंख्या में अधिकतर लोग जो है वो क्या थे, शिल्पकार थे। जैसे शिल्पकार का मतलब क्या हो गया, बढ़ई हो गया, कुम्हार हो गया, लोहार हो गया, स्वर्णकार हो गया, यानी कि शार्पनर, पोर्टर, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कि साथ साथ व्यापारी भी रहते थे। तो अगर आपको पूछा जाए शिल्पकार के बारे में, शिल्पकार क्या होता है बेसिकली, तो आपको समझ में आ गया, बढ़ई, कुम्हार, लोहार, स्वर्णकार, उस समय जो भी था, इसको इंग्लिश में भी हम लोगों ने देखा। तो ये लोगों के साथ साथ जो है व्यापारी भी जो है रहता था, कहां पर, नगर में। नगर की जनसंख्या में अधिकतर लोग यही हुआ करते थे। ठीक है, और जो भी गांव वगैरह हुआ करता था वहां पर तो ग्रामीण लोग रहते थे, गांव में। लेकिन जो ये शिल्पकार हो गया, बढ़ई हो गया, कुम्हार हो गया, कहां पर रहा करते थे, ये रहा करते थे आपका नगर की जनसंख्या यानी कि नगर में। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई, पॉइंट आपको समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग उपमहाद्वीप से बाहर का व्यवसाय, यानी कि उपमहाद्वीप जो होता था उससे बाहर व्यवसाय कैसे हुआ करते थे, इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों, एक नदी मार्ग मतलब जो जल के द्वारा रास्ता हुआ करता था, जो जहाज से जो भी पानी, नाव, जैसे भी उसको पूरा किया जाता था उसको बोला जाता है नदी मार्ग। और भूमार्ग मतलब जो जमीन पर रास्ता होता है, जो जमीन पर रोड होता है। ठीक है, तो उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का जाल बिछ गया। मध्य एशिया में भी भूमार्ग जो है अच्छी विकसित हुई। समुद्र के किनारे कई बंदरगाह भी बने। बंदरगाह का मतलब क्या होता है, जहाजों को ठहरने की जगह, यानी कि जो पानी जहाज होता है उसको एक जगह रोका जाता है, ठहरा जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड। ठीक है, तो वैसे ही जहाजों को रोकने के लिए एक स्टैंड बनाया जाता है, उसी को बंदरगाह बोला जाता है। अभी भी उसको क्या बोला जाता है, बंदरगाह। ठीक है, तो समुद्र के किनारे कई बंदरगाह भी बने थे, जिससे क्या हो गया कि जल मार्ग का जो महत्व है वो बढ़ गया। यानी कि बंदरगाह बनने से क्या हो गया, जल मार्ग का जो महत्व है, जो इंपॉर्टेंस है, जो दबदबा है, वो बढ़ गया। इन सभी प्रकार के मार्गों ने उपमहाद्वीप को बाहरी दुनिया के व्यवसाय से अच्छी तरह से जोड़ दिया। और ये सभी प्रकार के जो मार्ग थे, यानी कि जो उस समय तो हवाई जहाज वगैरह था नहीं, तो या तो समुद्र से अपना व्यापार करो या फिर आप रोड होते हुए व्यापार करो। ठीक है, तो ये जो जल मार्ग था बेसिकली, बंदरगाह बना, बंदरगाह से जल मार्ग जो है काफी विकसित हुआ। इससे क्या, और जल मार्ग विकसित होने से क्या हो गया कि एक देश जो है दूसरे देश से संबंध बनाने लगे, कांटेक्ट करने लगे। ठीक है, बिजनेस करने लगे, व्यापार करने लगे। तो इन सभी प्रकार के मार्गों ने उपमहाद्वीप को बाहरी दुनिया के व्यवसाय, यानी कि बाहरी दुनिया के देशों के साथ अच्छी तरह से जोड़ दिया। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च, मसाला, जड़ी बूटी और कपड़ा का भारी मांग थी, जो कि भारत से उसको दिया जाता था। रोमन साम्राज्य में किसका किसका, एक काली मिर्च हो गया, मसाला हो गया, जड़ी बूटी हो गया, कपड़ा हो गया, इनकी बहुत ज्यादा मांग था, जो कि कहां से दिया गया, भारत से दिया गया। तो इस अनुसार हम लोग कह सकते हैं उपमहाद्वीप से बाहर का जो व्यवसाय था वो कुछ इस प्रकार जो है डेवलप हुआ, यानी कि विकसित हुआ। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं सिक्का के बारे में। अगला पॉइंट आपका सिक्का है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, सिक्का से सबसे पहला बेनिफिट तो यही हुआ, क्योंकि आप लोगों ने 10th क्लास में अर्थशास्त्र में पढ़े होंगे कि जब सिक्का का विकास नहीं हुआ था तो लोग कैसे वस्तु का विनिमय करते थे, यानी कि वस्तु से वस्तु का लेन देन करते थे। अब जैसे कि हम आपको 2 किलो चावल दिए तो आप हमको 2 किलो गेहूं दीजिए, तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होता। अगर आपको पता चला कि हमको 100 किलो गेहूं लेना है तो पहले आप उसको 100 किलो चावल दो, अब बिना मतलब का टेंशन हो जाता था। ठीक है, तो वही चीज कहा जा रहा है कि जब सिक्का का प्रयोग हुआ तो इससे सबसे पहला क्या हुआ कि व्यापार करने के लिए, यानी कि बिजनेस करने के लिए जो विनिमय की क्रिया है, यानी कि जो आदान प्रदान की क्रिया है, वो बहुत आसान हो गया। मतलब यहाँ कहा गया कुछ हद तक, लेकिन बहुत ज्यादा। अब इससे हुआ कि हम लोग इसको समझते हैं कि व्यापार करने के लिए जो विनिमय क्रिया थी वो सिक्का की वजह से कुछ हद तक आसान हुआ। ठीक है, चांदी और तांबे के सिक्के सबसे पहले प्रयोग में आए। अगर पूछा जाए प्रश्न में कि कौन सा सिक्का सबसे पहले प्रयोग में आए थे, तो सबसे पहले जो है चांदी और तांबे का सिक्का सबसे पहले प्रयोग में आया था। और सिक्के से क्या हुआ, सिक्के से जो है व्यापार करना, यानी कि विनिमय करना
कुछ हद तक आसान हुआ। आहत सिक्के, ये नाम है हट क्वाइंस, आहत सिक्के जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हट क्वाइंस। इस पर बने प्रतीक से बनाने वाले की पहचान की गई, यानी कि जो इस पर चिन्ह दिया गया था, जो प्रतीक दिया गया था, इससे हम लोगों को जो इसको बनाया उसके बारे में पता चला। ठीक है, तो आहत सिक्के पर बने प्रतीक से बनाने वाले की पहचान की गई। इन सिक्के को राजाओं ने जारी किया था। इन सिक्कों को, यानी कि जो आहत सिक्के थे, जो भी सिक्का था उसको किसने जारी किया, राजाओं ने जारी किया। दक्षिण भारत और उत्तर मध्य भारत में बहुत सारे सिक्के मिले हैं। एक दक्षिण भारत और एक उत्तर मध्य भारत में बहुत सारे सिक्के मिले हैं। ये सभी सिक्के खुदाई में मिले हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सिक्के कैसे प्राप्त हुए, तो ये सिक्के जो है खुदाई से मिले हैं। सोने का सबसे पहला कुषाण राजाओं ने जारी किया था। तो अगर आपको पूछा जाए कि सोने का जो सिक्का है वो सबसे पहले किसने जारी किया था, तो कुषाण राजाओं ने किया था। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपको पूछा जाता है कि सोने का सिक्का सबसे पहले कौन से राजा ने जारी किया था, तो कुषाण राजाओं ने जारी किया था। रोमन सिक्के जो है ज्यादातर कहां पर चलते थे, तो रोमन जो सिक्के हैं वो दक्षिण भारत में चलते थे, क्योंकि आपको पता है दक्षिण भारत से कौन चीज का बिजनेस होता था, दक्षिण भारत से काली मिर्च, मसाला, जड़ी बूटी, कपड़ा, ये जो है इसका बिजनेस होता था। रोमन साम्राज्य में जो है इसकी बहुत ज्यादा मांग थी। तो ये जो मांग था उसको पूरा कौन करता था, दक्षिण भारत। इसीलिए दक्षिण भारत में रोमन जो सिक्का उस समय हुआ करता था वो बहुत ज्यादा मात्रा में, ज्यादातर मात्रा में दक्षिण भारत में जो है रोमन सिक्का मिला। ठीक है, शासकों की प्रतिमा और नाम वाला सिक्का सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर भी बनता है कि जो शासकों की प्रतिमा और नाम, यानी कि जो शासक थे, जो राजा थे, उसका प्रतिमा भी मतलब कि दिया हुआ होता था सिक्का में, और उसका नाम भी हुआ करता था। तो इसके जो है इस तरह का जो सिक्का है सबसे पहले किसने बनाया, तो हिंदी यूनानी ने। किसने, हिंदी यूनानी। तो ध्यान रखिएगा, शासकों की प्रतिमा और नाम वाला जो सिक्का है वो सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। पुराविदों को यहूदी शासकों द्वारा जारी किया गया था, यानी कि पुराविदों को जो है कौन से शासकों के द्वारा, यहूदी शासकों के द्वारा जारी किया गया था। तांबे का सिक्का हजारों की संख्या में प्राप्त हुआ है। अंततः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। तो एक इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो है सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। सोना का जो है इंपॉर्टेंस बढ़ते गया, सोना चांदी दोनों का सिक्का मिलता था, लेकिन सोना का जो सिक्का है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मिलना कम हो गया। ठीक है, तो ये कुछ सिक्का का आपका इतिहास था, सिक्का का पर्जन था, सिक्का से बिजनेस आसान हुआ। सोने का सिक्का सबसे पहले कुषाण राजाओं ने प्रयोग किया। ज्यादातर सिक्का जो है रोमन सिक्का वो कहां पर मिला, दक्षिण भारत में, और ज्यादातर सिक्का जो है वो कहां पर मिला, तो मैंने अभी आपको कहा कि ज्यादातर सिक्का जो है वो आपका दोनों जगह दक्षिण भारत और उत्तर प्रदेश में बहुत सारा सिक्का मिला है, लेकिन रोमन सिक्का जो है वो आपका दक्षिण भारत में मिला है। ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न आपको पूछा जाता है, पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अभिलेख के बारे में। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अभिलेख। इसके बाद फिर एक छोटा सा अभिलेख की सीमा, यानी कि रिकॉर्ड लिमिट, यानी कि अभिलेख से हम लोगों को क्या क्या समस्याएं होती है, अगर अभिलेख का कहां तक एक प्रकार का हद होता है। मतलब अगर हम लोग कहें तो अभिलेख से हम लोग किसी इतिहास के बारे में पता तो लगाते हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है अभिलेख मिलने के बावजूद भी। वो समस्या क्या है इसको समझेंगे, फिर समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जो है आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज ध्यानपूर्वक बने रहें। आज आपका चैप्टर 100% हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा अभिलेख के बारे में, यानी कि अभिलेख का अध्ययन, अर्थ के बारे में। तो देखिए अभिलेख में जो आपका आता है ब्राह्मी लिपि का अर्थ क्या होता है, अर्थात अध्ययन। ठीक है, एक आपका खरोष्ठी लिपि, एक ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि के बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में भी थोड़ा सा देखा था, यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए आधुनिक भारतीय भाषाओं की लगभग सभी लिपियों का मूल लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है, यानी कि अभी नई भारत जो है, आधुनिक जो भारत है, यहाँ पर जितनी भी भाषा है लगभग सभी लिपियों का जो मूल लिपि है वो कौन है, ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो भी आधुनिक भारतीय भाषा है यहाँ पर अभी सभी लिपियों का जो मूल लिपि है वो कौन है, ब्राह्मी लिपि है। इसका इस्तेमाल जो है वो अशोक के अभिलेखों में किया गया है। अशोक का जो अभिलेख था, क्योंकि अशोक का धर्म बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो अशोक का जो अभिलेख था, ज्यादातर जो अभिलेख है अशोक का, वहां पर किसका इस्तेमाल, ब्राह्मी, ज्यादातर क्या, लगभग सभी, अशोक का लगभग सभी अभिलेखों में किसका प्रयोग किया गया है, कौन सी लिपि का, ब्राह्मी लिपि का। ठीक है, प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृतिक भाषा जन सामान्य भाषा में लिखा गया है। और प्राचीनतम अभिलेख मतलब क्या हो गया, यानी कि जो पुराने अभिलेख है वहां पर कौन सी भाषा में, जन सामान्य भाषा में लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए एक नोट इंपोर्टेंट बात देख लीजिए। जेम्स प्रिंसेप ने, क्योंकि जेम्स प्रिंसेप ही तो पता लगाया था अशोक का जो अभिलेख होता था उसका मतलब कौन निकाला था, जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक काल की लिपि, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राह्मी लिपि, का अर्थ जो है 1838 ईस्वी में निकाल लिया था। तो अशोक काल की लिपि यानी कि ब्राह्मी लिपि का जो अर्थ है, जो मतलब है, वो किसने निकाला, जेम्स प्रिंसेप ने निकाला। कब निकाला था, 1838 ईस्वी में निकाला था। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कब निकाला ब्राह्मी लिपि का अर्थ, और किसने निकाला, जेम्स प्रिंसेप ने निकाला, 1838 ईस्वी में निकाला। अब देखते हैं
खरोष्टी लिपि के बारे में। खरोष्टी लिपि अर्थात उसका अध्ययन यानी कि उसका मतलब क्या होता है समझते हैं। देखिए, पश्चिम उत्तर के अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का जो इस्तेमाल है वो किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, खरोष्टी लिपि का जो प्रयोग है वो कहां पर किया गया? पश्चिम और उत्तर के अभिलेखों में जो है खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल किया गया था। हिंद यूनानी राजाओं के नाम सिक्कों में यूनानी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। और ये जो हिंद यूनानी जो राजा थे उसका नाम जो है वो सिक्कों में जो लिखा गया था वो यूनानी और खरोष्टी में लिखा गया था। ये चीज ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपको पूछा जाएगा जो भी हिंद यूनानी राजाओं का जो नाम है वो सिक्के में जो है कौन सी लिपि में लिखा हुआ था, तो आपको बोलना पड़ेगा एक यूनानी में और एक खरोष्टी भाषा में या फिर खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ था। अशोक के नाम बहुत सारे अभिलेखों में मिलता है जिनमें उनकी उपलब्धियां भी मिल लिखी है, यानी कि अशोक का जो नाम है वो बहुत सारे अभिलेख में मिलता है, बहुत सारे अभिलेख में, जहां पर उसका जो उपाधि है उसको कौन कौन सा उपाधि उस समय मिला था वो भी मिलता है। इन अभिलेख का परीक्षण करने के बाद विषय, शैली, भाषा में समानता का पता चला और इन अभिलेख का जब परीक्षण किया गया, जब और जांच पड़ताल किया गया तो इससे पता चला कि वहां पर जो विषय है, जो शैली है, जो भाषा है उसमें लगभग समानता थी, यानी कि सभी धर्म के लोग एक दूसरे को मानते थे, सभी भाषा अगर अलग अलग होता था तब भी एक दूसरे को मानते थे। ठीक है, इसी बात पर अभिलेख शास्त्री यह निष्कर्ष निकाला कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया है और इस बात पर एक ये निष्कर्ष निकल गया कि इन जो अभिलेख है, जो भी रिकॉर्ड है, इसको बनवाने वाला कोई एक ही शासक है। इतिहासकारों को जो है इन सभी बातों से पता चला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न यहाँ पर क्या बनता है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। मैंने आपको परसों के वीडियो में बताया था कि जो अशोक का धम्म है, यानी कि बोल सकते हैं अशोक का धम्म, ये किसने लाया था? तो ये यानी कि धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो अशोक ने की थी। ये आपको पूछा जाएगा। और एक प्रश्न यहाँ पर क्या बनता है कि सिक्कों में जो है, यानी कि हिंद यूनानी राजाओं के जो नाम है वो सिक्कों में किस भाषा में, किस लिपि में लिखा हुआ था? तो आपको बोलना है यूनानी में भी लिखा हुआ था और खरोष्टी में भी। अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो दोनों में टिक करना है, एक ऑप्शन में रहेगा तो एक को करना है, या फिर दोनों रहेगा इनमें से दोनों तो दोनों में क्लिक करना है, यानी कि टिक करना है। ठीक है, गोला को भरना है। चलिए अब देखिए अभिलेख की सीमा यानी कि रिकॉर्ड लिमिट, यानी कि अभिलेख से हम लोगों को क्या क्या समस्याएं होती है, आखिर कहां तक इसका हद जो है, सीमा यानी कि इसका हद यहीं तक है। देखिए समझते हैं। देखिए तकनीकी की सीमा मतलब अभिलेख में अक्षरों को हल्के रंग से लिखा गया है जिसे पढ़ने में बहुत ही मुश्किल होती है। सबसे पहला प्रॉब्लम तो अभिलेख का यही है कि अगर अभिलेख को जब आप देखेंगे तो उसमें जो ना हल्का हल्का लिखा हुआ तो शायद बहुत डीपली था, लेकिन क्यों अभी धीरे धीरे मिटते गया तो थोड़ा थोड़ा करके लिखा हुआ, जिससे क्या होता है कि उसको पढ़ने में जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। ठीक है, अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत कमजोर होते हैं, और जो अभिलेख होते हैं वो क्या होते हैं? नष्ट भी हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत कमजोर होते हैं। अभिलेख में लिखे शब्द का वास्तविक ज्ञान अर्थ निकालना हमेशा आसान नहीं रहा है, और अभिलेख में जो लिखा हुआ होता है, अब वो आज से कई हजार साल पहले की बात है, अब वो कौन सी भाषा में है, क्या है, नहीं है, इसको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अभी भी हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारा अभिलेख का जो मतलब है नहीं निकाल पाए हैं। यही बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि सही एक्चुअल जो मीनिंग है वो नहीं निकल पाता है। अनुमान कितना लगाएगा? अनुमान लगाने से थोड़ी होगा, जो सही चीज है उसको पता लगाना होगा। तो अभिलेख में लिखे शब्द का जो वास्तविक ज्ञान है, जो अर्थ है, वो निकालना हमेशा आसान नहीं रहा है। अभिलेख से अक्षरों का लुप्त होने की संभावना होती है, यानी कि अक्षरों का मिट जाना इसकी संभावना होती है, जिससे अर्थ निकालना और भी असंभव हो जाता है, यानी कि इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, अब कोई भी अक्षर अगर मिट जाए, अब यहाँ पर हम आपको बोलेंगे कि अभिलेख है, अभिलेख के बाद डायरेक्ट संभावना है। अभिलेख संभावना होती है, बीच में जो अक्षरों का लुप्त है वो खत्म हो गया, तो आपको समझ में आएगा? कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्या अभिलेख संभावना? कुछ नहीं आएगा। इसलिए अक्षरों को मिट जाने से एक प्रकार का उसका जो मतलब निकालना है, जो मीनिंग निकालना है, वो क्या होता है? असंभव सा हो जाता है। ठीक है, प्रजा के जीवन के बारे में, उनके दुख सुख के बारे में उल्लेख जो है वो अभिलेख में नहीं किया गया है, यानी कि जो भी अभिलेख थे उसमें सिर्फ राजा जो है अपने बारे में लिखा है, सिक्का के बारे में लिखा है, शासक के बारे में लिखा है, लेकिन प्रजा का जो जीवन का दुख है, सुख है, इसके बारे में बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया है अभिलेख में। चीज आपको समझ में आ गई? इसलिए हम लोगों ने जो है पार्ट 3 में आपको कहा था कि जो राजाओं की जो छवि थी जनता के बीच वो बहुत ही खराब थी, इसलिए जनता जो है उससे नाराज थी, बहुत ही ज्यादा नाराज थी। लेकिन ये दुख और सुख के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, ये सिर्फ अनुमान लगाया है कहानी के अनुसार। वो कहानी भी आपको बताए थे, हमने आपको बताया था कि जब राजा अपना चेहरा बदल करके लोगों के बीच में गया तो लोग जो है बहुत ज्यादा बुराई करते थे राजा का, ठीक है, अपने दुख को लेकर के। तो इसी चीज को हम लोगों को वैसे पता चला, लेकिन प्रजा के जीवन के बारे में कोई भी अभिलेख में नहीं दिया गया है, चाहे उसका दुख के बारे में हो या फिर सुख के बारे में हो। खेती की दैनिक प्रक्रिया का उल्लेख भी नहीं किया गया है, यानी कि जो खेती का दैनिक प्रक्रिया होता था उसका भी उल्लेख नहीं किया गया है। अभिलेख हमेशा उतनी की बात बोलते हैं जो कि उन्हें बनवाए थे, अर्थात राजा या प्रभावशाली लोग। यानी कि अभिलेख जो है, जो भी अभिलेख है, वहां पर सिर्फ राजा के बारे में मतलब की जानकारी रहता है, सिर्फ राजा के बारे में और प्रभावशाली लोग के बारे में, क्योंकि उसको बनवाने वाला जो है एक प्रभावशाली लोग होता था या फिर राजा होता था। तो वही चीज कहा जा रहा है कि अभिलेख जो है
हमेशा उन्हीं की बात करता है, उन्हीं की भाषा बोलता है जो कि उन्हें बनवाए थे, अर्थात राजा और प्रभावशाली लोग, यानी कि राजा के बारे में या फिर प्रभावशाली लोग के बारे में हमेशा अभिलेख में दिया हुआ रहता है, क्योंकि उसको बनवाने वाला जो है वो राजा हुआ था, या फिर प्रभावशाली गरीब लोग तो उसको बनवा नहीं पाएगा, उसके पास तो उसका पैसा होगा नहीं, तो इसको बनाने वाला कौन था, या तो राजा या फिर प्रभावशाली लोग। और वो हमेशा क्या करते थे, अपने बारे में तारीफ जो है वो ज्यादा लिख दिया करते थे। ठीक है, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधि का पूर्ण ज्ञान अभिलेख बयान नहीं करती है। और एक राजनीतिक, उस समय राजनीतिक गतिविधि क्या थी, आर्थिक गतिविधि क्या थी, इसका जो पूर्ण मतलब कि बोल सकते हैं ज्ञान जो है वो अभिलेख में नहीं दिया गया है, वो बिल्कुल एकदम आधा अधूरा सा दिया गया है। चीज आपको समझ में आ गई, यानी कि अभिलेख में हम लोगों को इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और अभिलेख का मतलब समझ में आ गया, खरोष्ठी लिपि का और ब्राह्मी लिपि का मतलब आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग अगला पॉइंट जो कि है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है। जो भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बस आपका 3 टॉपिक बच गया, ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त। इसके बाद इसका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को हम लोग करेंगे, दोनों प्रकार के सब्जेक्टिव में लघु और दीर्घ यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को भी करेंगे, साथ में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करेंगे। तो आप लोग घबराइए मत, आपकी पूरी सिलेबस खत्म होगी। बस आप लोगों का काम है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त का सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रश्न भी मैंने आपको दिया है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को क्यों कहा जाता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट हम लोग समझते हैं। यहाँ पर समुद्रगुप्त के बारे में जो सबसे पहला पॉइंट है थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। ठीक है, आपको अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको दिखाया जाएगा कि समुद्रगुप्त जो है कब से कब तक राज किया था, तो वहां पर आएगा 319 से लेकर के 355 तक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, इसको समझिए। समुद्रगुप्त का जो राज है, जो शासनकाल है, वो कोई बोलता है कि 335 से शुरू हुआ था और 380 तक चला था, कोई बोलता है 335 से 350 तक, कोई बोलता है 350 से 380 तक। तो आपको सिंपली ध्यान यही रखना है कि राज में जब भी आए, ये क्वेश्चन तो वैसे कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा 335/350 से लेकर के 380 तक, यानी कि हो सकता है 335 से 50 चले, 335 से 80 चले, या फिर 350 से 380 चले। ठीक है, तो समुद्रगुप्त का शासनकाल के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको छोड़िए। अब आगे हम लोग देखते हैं। समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त राजवंश के, कौन से राजवंश के, जैसे हम लोगों ने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा, मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा, वैसे ही आपका है गुप्त राजवंश, उसका एक चौथा राजा था और चंद्रगुप्त प्रथम का जो है उत्तराधिकारी था। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछा जाए कि समुद्रगुप्त जो है वो कौन से नंबर का राजा था और किस वंश का था, तो गुप्त राजवंश का। समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त राजवंश का चौथा राजा था और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी था। किसके? चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी था, और इसी ने जो है पाटलिपुत्र जो है उनके साम्राज्य की राजधानी थी। और गुप्त राजवंश की भी जो राजधानी है वो कौन सा था? पाटलिपुत्र था। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपको पूछा जाएगा मगध की राजधानी कौन थी, तो मगध की राजधानी जो है वो भी राजगाह से बदल करके पाटलिपुत्र किया गया। फिर हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा, तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है वो भी पाटलिपुत्र रहा। और उस समय यानी कि जब मौर्य साम्राज्य की राजधानी जब पाटलिपुत्र को बनाया गया, तो पाटलिपुत्र जो है एशिया का नंबर 1 नगर बन गया था। ठीक है, हम लोगों ने जो कि पढ़ा। फिर हम लोग आगे देखे 300 में कि लगभग 4वीं शताब्दी में जब हम लोग आए, तो यहाँ पर भी देखे कि गुप्त राजवंश जो था उसका भी राजधानी कौन था? पाटलिपुत्र था, जो कि किसने बनाया था? यानी कि गुप्त राजवंश के जो चौथे राजा थे जिसका नाम था समुद्रगुप्त, इसी ने बनाया था, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के क्या थे? उत्तराधिकारी थे। ठीक है, उन्हीं ने जो है पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य की राजधानी थी। वे वैश्विक इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेनानायक और सम्राट माने जाते हैं, और पूरे इतिहास में वो सबसे बड़े और सबसे सफल सेनानायक और सम्राट ये दोनों माना जाता है। यानी कि वो सेनानायक भी थे और साथ में सम्राट भी थे, और ये दोनों जो है वो सफल माने जाते हैं। कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त नाम से ही लगता है कि समुद्र मतलब पूरा समुद्र, पूरा समंदर, और गुप्त मतलब तो राजवंश, यानी कि ये बहुत ही अच्छे थे, बहुत, इसीलिए तो इसको नेपोलियन बोला जाता है। हम लोग अभी समझेंगे। ठीक है, देखिए उनका शासनकाल भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कही जाती है। स्वर्ण युग की शुरुआत कही जाती है। समुद्रगुप्त को गुप्त राजवंश का महानतम राजा माना जाता है। हम लोग आगे चैप्टर 7 में हिस्ट्री का पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां का जो महानतम शासक है वो किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। एक प्रश्न आपको पूछा भी जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा का नाम क्या है, तो कृष्णदेव राय। ठीक है, सेम वैसे ही जो है समुद्रगुप्त को भी उसके शासनकाल का यानी कि गुप्त राजवंश का महानतम राजा कहा जाता है। इसी ने जो है स्वर्ण युग की शुरुआत मतलब कि कही जाती है। उसका शासनकाल भारत के लिए क्या कही जाती है? स्वर्ण की शुरुआत, स्वर्ण युग की शुरुआत। और समुद्रगुप्त को गुप्त राजवंश का महानतम राजा माना जाता है। वे एक उदार शासक, वीर योद्धा और कला के संरक्षक थे। क्या क्या थे?
वो यानी कि समुद्रगुप्त जो है एक उदार शासक थे, वीर योद्धा थे और कला के संरक्षक थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उनका नाम समुद्र की चर्चा करते हुए अपने विजय अभियान द्वारा अधिग्रहित शीर्ष होने के लिए लिया जाता है। उसका नाम जो है समुद्र की चर्चा करते हुए अपने विजय यानी कि अपने जीत का जो अभियान है उसी के द्वारा अधिग्रहित शीर्ष होने के लिए किया जाता है, जिसका अर्थ होता है महासागर। जिसका मतलब क्या होता है? महासागर। समुद्रगुप्त के कई अग्रज भाई थे, फिर भी उनके पिता ने समुद्रगुप्त को ही यानी कि समुद्रगुप्त की प्रतिभा के देखकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। यानी कि समुद्रगुप्त के जो है बहुत सारे भाई थे, लेकिन उसका पिताजी जो है किसको उत्तराधिकारी बनाया? समुद्रगुप्त। क्यों बनाया? क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा देखा। ठीक है, इसीलिए तो महानतम शासक कहलाया। तो उसको जो है उसके पिताजी उसके अंदर की प्रतिभा को देख करके उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसलिए कुछ का मानना है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें समुद्रगुप्त एक प्रबल दावेदार बनकर उभरे। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने शासन पाने के लिए अपने प्रतिद्वंदी अग्रज राजकुमार काशो को हराया था। यानी कि उसका जो प्रतिद्वंदी था, यानी कि उसका जो टक्कर में था, कौन था? जिसका नाम था अग्रज राजकुमार काछा, इसको हराया। समुद्रगुप्त का नाम सम्राट अशोक के साथ जोड़ा जाता है, हालांकि वे दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अलग है, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। एक अपने विजय अभियान के लिए जाने जाते हैं तो दूसरा जो है अपने धून के लिए जाने जाते थे। ठीक है, तो एक यानी कि ये दोनों यानी कि समुद्रगुप्त का नाम जो है हमेशा अशोक के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन ये दोनों जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक जो है अपना विजय अभियान के लिए जाना जाता है, तो एक जाना जाता है एक जो जाना जाता है वो किसके लिए? धून के लिए। ठीक है, यानी कि समुद्रगुप्त और यहाँ पर अशोक की बात हो रही है। तो आपको समझ में आ गया समुद्रगुप्त के बारे में। चौथे राजा थे, चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। चीजें आपको समझ में आ गई। वो एक उदार शासक था, वीर योद्धा था और कला के संरक्षक था। वो जो है उसके पिताजी यानी कि समुद्रगुप्त, यानी कि हम लोग यहाँ पर अभी लोग देखा कि समुद्रगुप्त के कई भाई था, लेकिन फिर भी उसके जो पिता है वो समुद्रगुप्त के प्रतिभा को देख करके, उसके अंदर की जो लालसा है, जो इच्छा है, उसके अंदर का जो टैलेंट है, उसको देख करके अपना उत्तराधिकारी जो है वो समुद्रगुप्त को बनाया। ठीक है, चलिए अब भारत का नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त को क्यों कहा जाता है? एक क्वेश्चन आपको पूछा भी जाता है, तो समझते हैं कि आखिर भारत का नेपोलियन सम्राट को यानी कि समुद्रगुप्त को क्यों कहा जाता है। नेपोलियन को इतिहास में एक सफल योद्धा के रूप में माना जाता है, जिसने पूरी दुनिया पर विजय हासिल करने की जिज्ञासा थी। यानी कि उसके अंदर जो है पूरे दुनिया को जीतने की क्या थी? जिज्ञासा थी यानी कि इच्छा थी, चाह थी। ठीक है, नेपोलियन ने अपने रणनीति से कई सारे युद्ध लड़े और जीते थे, लेकिन नेपोलियन सिर्फ एक सेनापति था। भारत में एक ऐसे सम्राट का शासन था जिन्होंने अपने शासनकाल में पूरे भारत के साथ विदेशों तक अपने राज्यों को फैलाया था। और नेपोलियन जो है वो क्या था? एक सेनापति था, लेकिन एक ऐसा सम्राट था मतलब कि यहाँ पर नेपोलियन की बात हो रही है कि नेपोलियन जो है वो सिर्फ एक सेनापति था। ठीक है, ध्यान से समझिए। नेपोलियन ने अपने रणनीति से कई सारे युद्ध लड़े थे। यहाँ पर अभी किसकी बात हो रही है? नेपोलियन की। तो नेपोलियन जो है अपने रणनीति से कई सारे युद्ध लड़े और जीते, लेकिन नेपोलियन जो है वो सिर्फ क्या था? एक सेनापति था। वहीं पे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर समुद्रगुप्त को, तो ये जो है क्या थे? एक सम्राट भी था, साथ ही साथ वो मतलब कि सेनापति भी था। ठीक है, तो भारत में एक ऐसे सम्राट का शासन था जिन्होंने अपने शासनकाल में पूरे भारत के साथ विदेशों तक अपने राज्य को फैलाया था। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने, क्या नाम है उसका? वी.ए. स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त की भारत का नेपोलियन के रूप में व्याख्या की है। यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है, व्याख्या किसने किया है? तो अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको आंसर देना है वी.ए. स्मिथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वी.ए. स्मिथ जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के रूप में व्याख्या किया है, प्रकट किया है, क्योंकि समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में गुप्त साम्राज्य की सीमाएं चारों दिशाओं में पूरे भारत के साथ विदेशों तक फैला दी थी। उन्होंने अपने जीवन काल में सारे युद्ध बहादुरी से लड़े और बुद्धिमता से यानी कि अपने बुद्धि से जो है जीत भी हासिल किए। ठीक है, तो इसीलिए जो है भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब नेपोलियन जो है वो पूरी दुनिया में विजय प्राप्त किया था, वो बहुत ही अच्छा शासक था, और समुद्रगुप्त भी जो है वो भी बहुत ही अच्छा शासक था। इसीलिए जो वी.ए. स्मिथ जो है इतिहासकार, जिसका नाम है वी.ए. स्मिथ, इसी ने जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के रूप में व्याख्या किया, यानी कि इसको एक प्रकार का प्रकट किया, जो कि मैं आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रमुख घटना, प्रमुख बिंदु के बारे में, यानी कि कौन कौन से काल में कौन कौन सी घटना हुई। उसके बाद फिर ये चैप्टर जो है आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला है आपका लगभग 712 ईस्वी में अरबों की सिंध पर विजय हुई। तो अगर पूछा जाए कि अरबों की सिंध पर विजय कब हुई थी, तो लगभग 712 ईस्वी में। ठीक है, लगभग 320 ईस्वी में गुप्त शासन की शुरुआत हुई, और गुप्त शासन की जो शुरुआत है वो कब से कब तक हुई? तो 320 ईस्वी में जो है गुप्त शासन की शुरुआत हुई। 335 से 75 तक समुद्रगुप्त आए। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया? 335 से 75। अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा थोड़ा सा कि देखिए
335 से 50, कोई कोई बोलता है 350 से 80। तो समुद्रगुप्त का जो शासनकाल है वो कंफर्म नहीं मालूम है, लेकिन आपको ध्यान यही रखना है क्योंकि आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में गलत रहे या सही रहे आपको सही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो लगभग 320 में जो है आपका गुप्त शासन का शुरुआत हुआ था, गुप्त राजवंश का शुरुआत हुआ था। और जो आपका समुद्रगुप्त जो शासक था वो 335 से लेकर के 375 तक शासन किए थे, ठीक है। उसके बाद 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य का जो अंत है वो कब हुआ था, तो 185 ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र था, गुप्त राजवंश की भी राजधानी पाटलिपुत्र था, और जो आपका मगध महाजनपद था उसकी भी राजधानी बाद में बदल करके पाटलिपुत्र कर दिया गया, लेकिन पहले क्या था, राजगाह था, ठीक है। हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में डिटेल्स में सभी के बारे में पढ़ा है। तो प्लीज जो भी तीनों वीडियो को पहले नहीं देखे आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। लगभग 500 से 400 ईसा पूर्व में मगध शासक सत्ता में पकड़ बनाई, और मगध शासक जो है वो कब से कब तक, 500 से 400 ईसा पूर्व में अपना शासक में क्या बनाया, पकड़ बनाया। लगभग 327 से लेकर के 325 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था, तो 327 से लेकर के 325 ईसा पूर्व में, ठीक है। अच्छा, ये 327 से लेकर के 325 का मतलब क्या हो गया, ईसा मसीह जो का जो जन्म है, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम लोग बोलते हैं, और उसी को जो है ईसा मसीह ईसाई धर्म के लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ईसा मसीह का जो जन्म है उसको मान लिया 0, और ईसा के जो पहले जन्म यानी कि ईसा के पहले जो भी घटना होता है, मैं मान लेते हैं आज आपका जन्म हुआ, आज का दिन को हम लोग मान लेंगे 0। तो आज से जितना भी पहले है, यानी कि मान लेते हैं हम बोलेंगे कि भाई कल जो है एक घटना हुआ था, तो कल घटना हुआ मतलब एक दिन पहले घटना हुआ, ठीक है। तो उसको बोल देंगे पहले, और उसके बाद वाले को बोल देंगे बाद। तो ईसा पूर्व का मतलब हो गया कि ईसा के जन्म के पहले, ईसा के जन्म के पहले का मतलब 327 से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। 1784 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ था। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब हुआ, तो 1784 ईस्वी में। 1810 ईस्वी में कोलिन मैकेंजी ने संस्कृत तथा तमिल भाषा में लगभग 8000 अभिलेखों को इकट्ठा किया। प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा कि 1810 ईस्वी में, सबसे पहले पूछा जाएगा कब, तो 1810 ईस्वी में। किसने, तो कोलिन मैकेंजी ने संस्कृत और तमिल भाषा में जो है लगभग 8000 अभिलेखों को एकत्रित किया था, इकट्ठा किया था, जमा किया था, ठीक है। 1838 ईस्वी में प्रिंसेप ने अपने ब्राह्मी लिपि का अशोक के लिपि का मतलब खोजा। मैंने आपको जैसे बताया कि प्रिंसेप जो है वो अशोक का लिपि जो होता था, जो अभिलेख होता था, उसका मतलब किसने निकाला, तो प्रिंसेप ने निकाला था। तो कब निकाला था, 1838 ईस्वी में। तो 1838 ईस्वी में प्रिंसेप ने जो है अपने ब्राह्मी लिपि यानी कि अशोक का जो लिपि है उसका मतलब निकाला। 1877 ईस्वी में कनिंघम ने अशोक के अभिलेख का एक अंश को जारी किया, और 1877 ईस्वी में जो कनिंघम था वो क्या किया, अशोक का जो अभिलेख था उसका एक अंश को जारी किया, ठीक है। तो चैप्टर जो आपका यहीं पे समाप्त हो जाती है। जो भी प्लीज वीडियो को लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, एक बार कर दीजिए। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताते हैं कि देखिए हम लोगों ने जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में पढ़ा, वो ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्लीज थोड़ा सा कहानी को आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो हो सके तो आप लोग खुद से भी प्रयास कीजिएगा। वैसे मैं आपको सारा प्रश्न कराऊंगा, आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, लेकिन आप लोग अगर करना चाहते हैं खुद से तो खुद से कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी ऐसी पढ़ाई होती है, तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितने भी आपके दोस्त हैं, आज आपका चैप्टर समाप्त हो गया। इसके बाद आप जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा आपका चैप्टर नंबर 3, ठीक है। और इसी तरह करके चैप्टर 15 तक आपका पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और ऐसे प्यार देते रहिए। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कम से कम 5 दोस्तों को आप अभी तुरंत शेयर कीजिए, ठीक है, अभी तुरंत शेयर कीजिए। थैंक यू।